हेलो ऑल स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज हम क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट में लेसन 1 इवोल्यूशन मतलब जीव का विकास पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात, अध्याय 1 जीव का विकास। तो जीव का विकास कैसे हुआ है ना, तो थोड़ा ध्यान देंगे। जीव का जो विकास हुआ है वो मेनली हजारों लाखों साल पहले, जब पृथ्वी पर कोई जीव नहीं था, तो डायनासोर से पहले समुद्र के जल में एक जीव की उत्पत्ति हुई, ऐसा माना जाता है। उसे वो जो जीव उत्पत्ति हुई मतलब वो जो जीव उत्पन्न हुआ, उस जीव का नाम कोएसरवेट है। ठीक है, वो एक शैवाल की तरह होते थे। वहां से धीरे धीरे उभयचर में परिवर्तित होते हुए ये जमीन पर आया और उसका जीवन शुरू हुआ। इस प्रकार से जीव की उत्पत्ति हुई। अब शैवाल किस तरह से अपना जीवन यापन करता है, किस प्रकार से अपना भोजन ग्रहण करता है, इसको बताने की जरूरत तो है नहीं, है ना, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक प्लांट किस तरह से जो है अपना भोजन ग्रहण करता है। आप स्टार्टिंग 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो आगे देखते हैं। पृथ्वी पर हजारों लाखों की संख्या में जीवों की प्रजातियां हैं। सिंपल सी बात है, पृथ्वी पर हजारों लाखों की संख्या में जीवों की क्या है, प्रजातियां। अगर हम अपने आम परिवेश में ही देखते हैं, अगर हम एक दिन के दिन में अगर हम सुबह से लेकर शाम तक नोटिस करते हैं, तो हम अपने घर में ही, अपने घर के आसपास पारिस्थितिक तंत्र में ही, अपने पर्यावरण में कई प्रकार के जीव देख लेते हैं ना। उनमें से कई जीव ऐसे होते हैं जिसका नाम हम जानते हैं और कई जीव ऐसे होते हैं जिसका नाम हम नहीं जानते। आगे बताया गया है, इनमें से कुछ जीवों से हम सभी परिचित हैं, कुछ के बारे में हमने सिर्फ सुना है। कुछ ऐसे जीव हैं जो विलुप्त हो गए हैं, उनके अवशेष या जीवाश्म से उनके होने की पुष्टि होती है। ठीक है, मतलब मैंने कहा ना कि कुछ जीव ऐसे हैं जिन्हें हम जानते हैं, लेकिन जो है, और कुछ जीव ऐसे हैं जिनके बारे में हमने सिर्फ सुना है और उन्हें अब हम देख नहीं सकते। उनका सिर्फ जीवाश्म रह गया है और उसी जीवाश्म से क्या कर सकते हैं, उसका अवलोकन कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इन्हीं में से एक है डायनासोर। इन्हीं में से एक कौन है, डायनासोर। अगर हम डायनासोर के अंत और उसके जस्ट बाद इंसानों की उत्पत्ति किस तरह से हुई, इसके बारे में बात करें तो ये जो वीडियो है वो बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा टॉपिक लेकर बताती हूँ। डायनासोर का नाम आप सभी ने सुना होगा, पूरे विश्व में ही नहीं, हमारे देश में भी कई जगह इनके अवशेष समय समय पर मिले हैं, जैसा कि जबलपुर के पास लमेटा घाट में, है ना, नर्मदा घाटी में कई जगह इनका प्राकृतिक आवास रहा है। तो ये जो है थोड़ी इंपॉर्टेंट वाली लाइंस है कि ये जो है पूछा जा सकता है कि डायनासोर का जो अवशेष है वो कहाँ पे मिला है। ठीक है, तो ये है जैसे कि जबलपुर के पास लमेटा घाट में, नर्मदा घाटी में कई जगह पर इनके प्राकृतिक आवास स्थान मिला है, मतलब इनका जो प्राकृतिक आवास स्थान है वो रहा होगा। ठीक है, हमें पृथ्वी पर अलग अलग जगह इनके अवशेष मिल रहे हैं, तो पता चल रहा है कि ये विविध प्रकार के थे और पृथ्वी पर लगभग 2000 लाख से 600 लाख वर्ष पूर्व इन्हीं जानवरों का राज था। मतलब 2000 लाख से 600 लाख वर्ष पूर्व, ये भी थोड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि इससे पहले पूरी पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ किसका राज था, डायनासोर का राज था। पूरी तरीके से हमारी पृथ्वी पर डायनासोर की प्रजाति पाई जाती थी, बाकी अन्य जीवों की जो प्रजातियां हैं वो नहीं पाई जाती थी, या तो फिर उनका विकास नहीं हुआ था। ठीक है, उनका जो जन्म है वो नहीं हुआ था। एक छोटे से छोटा डायनासोर लगभग 50 सेंटीमीटर का, तो वो बड़ा डायनासोर लगभग 20 मीटर का था। इनमें कुछ मांसाहारी तो कुछ शाकाहारी, कोई 2 पैरों पर चलने वाले होते थे तो कोई 4 पैरों पर, और कोई उड़ने वाले होते थे तो कोई आग उगलने वाले होते थे। डायनासोर के समय में और उससे पहले कई प्रकार के पौधे पाए जाते थे, जिनमें से कुछ प्रकार के शैवाल, फर्न, मॉस, साइकस, गिंको आदि पौधे आज भी पाए जाते हैं। यही नहीं, चूहे जैसे स्तनधारी प्राणी भी जब थे, और तिलचट्टा भी आज के पक्षियों को तो डायनासोर का छोटा रूप ही माना जा सकता है। ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, मतलब ये कहा गया है यहाँ पे कि भाई उस समय में डायनासोर जो है उसके खत्म होने के बाद कुछ छोटे छोटे जो प्राणी हैं वो ही क्या कर रहे थे, अपना जीवन यापन कर रहे थे। अब वो छोटे छोटे प्राणी कौन है, जो स्तनधारी थे। ठीक है, मतलब डायनासोर की जो प्रजाति का खत्म होना है वो अन्य जानवरों के लिए क्या बन गया, एक सुनहरा अवसर बन गया। कैसे प्रजातियों के लिए सुनहरा अवसर बन गया, मैमल्स के लिए। ठीक है, मतलब स्तनी वर्ग मैं थोड़ा सा बताऊंगी आगे, और इधर आगे बढ़ती हूँ। डायनासोर के खत्म होते होते विशालकाय हाथी जैसे स्तनधारी और अन्य जीवों की संख्या बढ़ने लगी। वर्तमान युग में डायनासोर के युग के जीवों की संख्या कुछ प्रजातियां पाई जाती है, परंतु डायनासोर नहीं पाए जाते। आज के समय में कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जैसे मनुष्य और हाथी जो डायनासोर के युग में नहीं थे। ठीक है,
तो ये जो है क्या बोला गया है कि हाथी और मनुष्य जो है डायनासोर के युग में नहीं थे। तो देखिए यहाँ पर आपने डायनासोर का तो डायग्राम देखा ही है, ठीक है, कि कुछ जो है किस तरह से लंबे होते थे, है ना, कुछ छोटे होते थे, कोई 4 पैरों वाले होते थे, कोई 2 पैरों वाले होते थे, है ना, कुछ शाकाहारी होते थे, कुछ मांसाहारी होते थे। अच्छा, एक बात, डायनासोर के अंत के जस्ट बाद इंसान की उत्पत्ति किस तरह से हुई, इस टॉपिक पे मैं थोड़ा सा 2-4 लाइन बोल रही हूँ, ध्यान देंगे। ऐसा कहा जाता है कि आज से पहले 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व एक बड़ा एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराया, ठीक है, किससे टकराया, एक बड़ा एस्ट्रॉइड। ये एस्ट्रॉइड आया कहाँ से, सुदूर अंतरिक्ष से। कहाँ से आया, सुदूर अंतरिक्ष से, और वहां से आकर जो है हमारी पृथ्वी से टकराया, और टकराने के बाद धूल के बादल ने सूरज को इस तरह से ढक लिया कि हमारे जो पृथ्वी का जो तापमान है वो पूरी तरीके से क्या हो गया, गिर गया। पृथ्वी पर रहने वाला, मतलब एक प्रकार से पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी प्राणी हो क्या हो गए, समाप्त हो गए। अब उसमें जो बचे हुए प्राणी है वो कौन है, ध्यान देंगे, मतलब पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी प्राणी समाप्त हो गए, लेकिन 25 किलो से ज्यादा वजन का हर एक जीव खत्म हो गया। ध्यान देंगे, 25 किलो से ज्यादा वजन का जो हर एक जीव है वो खत्म हो गया, ठीक है, खत्म हो गया। डायनासोर का अंत एक नई प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर बन गया। सिंपल सी बात है, अब 25 किलो से तो ज्यादा हो गए, इतने बड़े बड़े जानवर यहाँ पे दिखाया भी गया है, तो उस 25 किलो से कम के जो जानवर थे वो क्या हो गए, उस अनुकूलता के हिसाब से ढल गए, उस प्रकृति और आवास स्थान के लिए ढल गए। देखिए एक लाइन, 2-4 लाइन और है। डायनासोर का अंत एक नई प्रजाति के लिए क्या बन गया, सुनहरा अवसर लेकर आया। ये प्रजाति थी मैमल्स की, ठीक है, मैमल्स मतलब स्तनधारी, ठीक है, स्तनी प्राणी। अब स्तनधारी क्या है ये बात तो आप जानते हैं, है ना। स्तनधारी जीव जो है इन्होंने खुद को उस परिस्थिति में अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करने लगा। सुरक्षित आवास स्थान न होने की वजह से ये कहाँ रहने लगे, बिल में रहने लगे। कहा जाता है कि हमारी जो पृथ्वी है बिल में रहने लगे, मतलब जैसे कि चूहा, है ना, ये जो है 25 किलो से कम वजन का प्राणी है। ये उस एस्ट्रॉइड के, जो भूकंप जैसा एस्ट्रॉइड आया, उस तबाही से बच तो गए, है ना, लेकिन उचित आवास स्थान नहीं मिल पाया, उचित भोजन नहीं मिल पाया, और उचित भोजन न मिल पाने की वजह से कई चीजों को, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को, कई तरह की चीजों को खाने लगे, ठीक है, और जमीन के ऊपर नहीं रह पाए क्योंकि आवास स्थान जो है क्या नहीं था, सुरक्षित नहीं था। इसलिए ये जमीन के अंदर बिल बना करके क्या करने लगे, रहने लगे, ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि हमारी पृथ्वी जो है 1 करोड़ साल पहले ऐसी ही थी जैसे आज हम देख रहे हैं, और इससे भी ज्यादा हरी भरी, और मतलब बहुत ही ज्यादा हरी भरी और एक सुंदर माहौल था, ठीक है। आज के जमाने में तो आधुनिकता इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई है कि हमारा पृथ्वी जो है प्रदूषण से धीरे धीरे करके पूरे तरीके से क्या होते जा रहा है, घिरते जा रहा है और विध्वंस की ओर आगे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। और वही हमने बताया कि डायनासोर का जो अंत है वो किस तरह से हुआ, लेकिन अंत के जस्ट बाद हमारी पृथ्वी में क्या हुआ, अंत के जस्ट बाद कुछ सालों के बाद फिर से मतलब दोनों से एक प्रकार से कुछ सालों के बाद एक नए जीव की उत्पत्ति हुई, है ना। वंशावली आपने नाम सुना होगा, ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बताना चाहूंगी इसके बारे में। वंशावली सुनो, हमारा नाम, फिर हमारे दादा का नाम, फिर परदादा का नाम, फिर उनके दादा के पापा का नाम, इस तरह से 5 पीढ़ियां बनती है ना। तो उसी तरह से मैं शॉर्टकट में बताना चाहूंगी, हमारे मानव प्रजाति की भी 5 वंशावली होती है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हमारे पूर्वज जो है वो है, हमारे सबसे पहले पूर्वज का नाम है पेरोलापिथिकस। याद रखेंगे, हमारे पूर्वज जो कि हमारी पृथ्वी पर सबसे पहले इन्होंने जन्म लिया। ये एक प्रकार से क्या है पता है, ये एक ग्रेट एप है, ठीक है। ये क्या है, ग्रेट एप है, पेरोलापिथिकस, जो कि सबसे पहले ना सीधे ये जो है चलने का आविष्कार किया, ठीक है। पेरोलापिथिकस हमारी प्रजाति, इसके बारे में मैं और बताऊंगी आगे। पेरोलापिथिकस जो हमारी प्रजाति का सबसे पहला पूर्वज है। दूसरा नंबर का पूर्वज होता है एडिपिथिकस रेमिडस, याद रखेंगे, एडिपिथिकस रेमिडस। और तीसरे नंबर की प्रजाति है होमो हैबिलियस। चौथे नंबर की प्रजाति में चौथे नंबर के जो हमारे पूर्वज है वो है होमो इरेक्टस। चौथे नंबर के जो हमारे पूर्वज है वो है
होमो इरेक्टस, और 5वां नंबर का जो पूर्वज है वो है हम, मतलब होमोसेपियंस। ठीक है, ये याद रखेंगे। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है जैसे कि क्या आप जानते हैं गिंको नामक यह पेड़ डायनासोर के युग का है और हिरोशिमा के एटम बम से सब कुछ ध्वंस होने के बाद पहला पनपने वाला, क्या लिखा है, पहला पनपने वाला सजीव यही था, है ना। तो क्या आप जानते हैं, है ना, क्या आप जानते हैं कि भाई गिंको नाम का ये जो है एक पौधा है, क्या है, गिंको नाम का, यहाँ पे देखिए जैसे पीली पीली पत्तियां जो है दिखाई दे रही है। गिंको नाम का एक पौधा है जो कि हिरोशिमा नागासाकी में जब विस्फोट हुआ था, है ना, तो उसमें सब कुछ जब विध्वंस होकर जलकर राख हो गया था, फिर पूरी तरीके से सब कुछ तबाह हो गया था, नष्ट हो गया था, तो उसमें उस आवास स्थान में अपने आप को ढालकर एक सबसे पहला पौधा उभर कर सामने आया। वो क्या था, गिंको नाम का एक पौधा। ठीक है, विध्वंसता के बाद या फिर किसी भी तरह के आंधी तूफान या फिर बाढ़ के बाद जब उसमें से कोई जीव बच जाता है, तो ये समझ लीजिए कि वो जो जीव है उस आवास स्थान के लिए अपने आप को क्या कर लिया, ढाल लिया, तभी उस जीव में, उस प्रकृति में, उस वातावरण में रह पाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, जीवों के विकास में आवास और उसका प्रभाव। इसमें ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है, सिर्फ ग्राफ के तरीके से बताया गया है। जिसके हम देखते हैं, हम यह भी देखते हैं कि कुछ प्रजातियों की संख्या बहुत बढ़ रही है तो कुछ की तेजी से घट रही है। हमारे देश में बाघों की संख्या भी इतनी कम हो चुकी है कि बाघों की प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है। ऐसे ही बाज, सोन चिड़िया तथा कई अन्य जीवों के साथ भी है। ठीक इसके विपरीत मनुष्य की संख्या इतनी ज्यादा है कि मनुष्य के आवास में संसाधनों की कमी होने लगी है। सिंपल सी बात है भाई, ये देखिए बाघ जो कि धीरे धीरे करके नष्ट होते जा रहा है। नष्ट क्यों होता है, और इनकी नष्ट तो होते जा रहे हैं, उनके साथ साथ कुछ समय के बाद ऐसा हो जाएगा कि इनकी प्रजाति पूरे तरीके से क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। अनुचित नहीं, उचित आवास स्थान न होने की वजह से क्या हो रहा है, इनकी ये जो संख्या वो धीरे धीरे करके तबाही की ओर आगे बढ़ रही है, और इसकी वजह है जनसंख्या वृद्धि, है ना। हम इंसान जो है क्या करते हैं, इंसान जो जनसंख्या वृद्धि है इंसान की वो बहुत ज्यादा अधिक हो रही है, और इससे क्या है कि जंगलों की कटाई करके उस आवास स्थान को घेर कर बड़े बड़े मकान बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से इनका जो वो उचित आवास स्थान था वो धीरे धीरे करके नष्ट होते जा रहे हैं, और आवास स्थान न रह पाने की वजह से ये भी धीरे धीरे करके विलुप्ति की कगार की ओर अग्रसर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन है, ठीक इसके विपरीत मनुष्य की संख्या इतनी ज्यादा है कि मनुष्य के आवास में संसाधनों की कमी होने लगी। सिंपल सी बात है, जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है तो जरूरी नहीं है कि खाद्य का उत्पादन भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, बल्कि जनसंख्या वृद्धि बढ़ने के साथ साथ खाद्य उत्पादन में क्या होते गई, कमी आती गई, जिससे इनकी पूर्ति न कर पाने की वजह से कई प्राकृतिक आपदा आते हैं, परस्पर द्वंद्व, लड़ाई, इन तरह की कई तरह की, मतलब एक प्रकार से बोलना चाहिए कि दंगे फसाद होते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से कुछ बताया गया है। क्या किसी प्रजाति की जीव संख्या में वृद्धि जितनी तेजी से होगी उसके लिए एक खाद्य संसाधन मतलब जैविक और अजैविक दोनों घटक भी उतनी ही तेजी से बढ़ते होंगे। सिंपल सी बात है, जब जीवों की प्रजाति बहुत अधिक बढ़ जाएंगी तो भाई उनके लिए जो खाद्य उत्पादन की ये जो आपूर्ति है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ग्राफ में बताया भी कि देखिए जनसंख्या का एक ग्राफ बना है और एक है खाद्य संसाधन की मात्रा का ना। जनसंख्या का ग्राफ जो है इस तरह से बढ़ते अभी भी क्या हो रहा है, अग्रसर हो रहा है। ठीक है, लेकिन खाद्य उत्पादन ये इस तरह से गया और यहाँ पे आके अटक गया है ना। मतलब अब हो तो रहा उत्पादन, लेकिन जिस तरह से जनसंख्या वृद्धि आगे बढ़ रही है उस तरह से नहीं हो रहा है, क्योंकि खाद्य उत्पादन तो कम हो रहा है लेकिन खर्च करने वालों की संख्या जो है दिन ब दिन क्या होते जा रही है, बढ़ रही है, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन भी दिया गया है, क्या खाद्य संसाधन और जनसंख्या वृद्धि की दर एक समान नहीं है? नहीं है। इनमें से किसके बढ़ने की दर ज्यादा है? जनसंख्या की। सिंपल सी बात है ना। और ऐसे में क्या होता है कि जब एक ही जीव जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र में या फिर हमारी परिस्थिति में बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, आपस में ही एक दूसरे के क्या बन जाते हैं, वो दुश्मन हो जाते हैं, और इस तरह से फिर उनकी भी विलुप्तता क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, वैज्ञानिकों का मानना था कि जनसंख्या में यदि अनियंत्रित रूप से बढ़ोतरी होगी तो खाद्य संसाधन पर्याप्त नहीं होंगे। क्या बोला गया है कि अगर जनसंख्या वृद्धि में अनियंत्रित मतलब लगातार बहुत ही ज्यादा एक विस्फोट की तरह जनसंख्या वृद्धि बढ़ती ही गई तो खाद्य संसाधन की पर्याप्त मात्रा में सभी
लोगों तक मुहैया करवा पाना या फिर सभी के लिए पूर्ति करवा पाना ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक आपदा, परस्पर द्वंद्व एवं लड़ाई से कुछ जीव मर जाएंगे जबकि कुछ बच जाएंगे। इस तरह से जीवों की जनसंख्या में वृद्धि नियंत्रित रहती है। और इस तरह से मतलब बोला ये गया है कि कोई भी जीव हमारी परिस्थिति तंत्र में अधिक नहीं हो सकता। अगर वो अधिक हो भी जाता है तो उन दोनों के बीच जब दो एक समान जीव मिल जाते हैं तो उन दोनों के बीच क्या हो जाता है, लड़ाई झगड़ा, फिर कई तरह के आपसी द्वंद्व होते हैं और इस तरह से एक दूसरे को क्या हो जाते हैं, मरने और मारने पे उतारू हो जाते हैं और इस तरह से उनके जीव के बीच जो है कमी आ जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन भी किया गया है, क्या जो जीव बच जाते हैं उनमें कुछ विशेषताएं होती है? हाँ, जो जीव बच जाते हैं उनमें कुछ न कुछ विशेषताएं होती है। सबसे पहली विशेषता तो ये होती है कि वो अनुकूलता को धारण करते हैं, मतलब उस परिस्थिति के हिसाब से, उस आवास स्थान के हिसाब से, उस रहन के सहन के तरीके से अपने आप को क्या कर लेते हैं, वो ढाल लेते हैं। ठीक है, क्या जीवों पर प्रकृति का कोई प्रभाव पड़ता है? हाँ, जीवों पर प्रकृति का प्रभाव पड़ता है, बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तरीके से आवास स्थान नहीं मिल पाता, भोजन ग्रहण करने के लिए सही मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता है। क्या डायनासोर की विलुप्ति के पीछे भी ऐसा ही कोई कारण रहा होगा? हाँ, डायनासोर की विलुप्ति के पीछे भी ऐसा ही कोई कारण था कि उनकी प्रजाति बहुत ज्यादा हो गई थी और आवास स्थान तो था लेकिन उचित मात्रा में क्या नहीं मिल पा रहा था, भोजन नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से वो क्या एक एस्टेरॉइड जो है आया पृथ्वी से और टकराकर पूरे के पूरे चीजों को क्या कर दिया, विध्वंस कर दिया। ठीक है, कई वैज्ञानिक इसी दिशा में सोच रहे थे, साथ ही उनके आगे कई सवाल थे, जैसे कि प्रकृति में जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है? क्या सभी जीव पृथ्वी पर उनके वर्तमान रूप में ही कहीं से डाल दिए गए हैं या फिर प्रकृति में जो जीव बच जाते हैं उनमें बदलाव आता है? ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है, कहीं से डाले नहीं जाते हैं बल्कि एक छोटे से जीव की उत्पत्ति और वही छोटा जीव जो है क्या होता है, जिस तरह से मैंने मानव का बताया, सबसे पहले पेरोला पिथिकस है ना, तो पेरोला का पिथिकस जो है सबसे पहले किसका आविष्कार किया, वो जो चलने की हमारी पृथ्वी में सबसे पहला है ना, सबसे पहले कदम जो है कौन रखा, पेरोला पिथिकस ने रखा। उसके बाद में एडिपिथिकस रेमिडस ने जो है हमारी पृथ्वी पर कदम रखा और किस तरह से वो दूर दूर जाकर क्या किए, करने लगे, चीजों को इकट्ठा करने लगे। ठीक है, होमो हैबिलिस ने उसी प्रकार से हथियार, मतलब पत्थर का उपयोग, पत्थर को एक प्रकार से क्या किया, हथियार बनाया। ठीक है, और चौथे नंबर में आपका आता है जैसे कि तीसरे नंबर में जो है पत्थर का आविष्कार किया और चौथे नंबर का जो है क्या किया, आग का आविष्कार किया है ना, और पांचवा नंबर होमो सेपियंस, जो कि एक विकसित मनुष्य को, मतलब एक प्रकार से बोलना चाहिए होमो सेपियंस तक आकर के क्या हो गया, एक पूरे तरीके से विकसित मनुष्य बन गया। ठीक है, जैसा हमने कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है और इन्हीं कोशिकाओं से बहु कोशिकाएं जीव बनती है। यहाँ बोला गया है, जैसे कि हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा है कि कोशिकाएं जो है पहले, मतलब क्या बोला गया है, इसी के हिसाब से बोला गया है कि जिस तरह से एक जीव जो है पहले बनता है तब उसी कोशिकाओं से दूसरे जीव का निर्माण होता है उसी प्रकार से क्या यहाँ पे भी हुआ है, मतलब वैज्ञानिक कोशिकाएं जो है पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है और इन्हीं कोशिकाओं से बहुकोशिकीय जीव बनते हैं। तो क्या हमारे जीवन का भी विकास उसी तरह से है कि पूर्ववर्ती कोशिका, मतलब पूर्ववर्ती जो जीव है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, पूर्ववर्ती जीव मतलब सबसे पहले तो ये कहा माना जाता है कि हमारी जो मानव की प्रजाति वो एक बंदर जैसा होता था, उनका जो वही ग्रेट एप्स बताई ना कि बंदर जैसा होता था उनका चेहरा, और कुछ चिंपांजी तो ऐसे होते थे कि ये बंदर में धीरे करके कन्वर्ट होते गए, है ना, मतलब धीरे करके उनमें विकास आते गया कि हाँ हमको ये पता चल गया तो ये सही है, तो ये करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसे टाइप का। ठीक है, आगे देखते हैं। वैज्ञानिक उसी समय के कुछ उल्लेखनीय वैज्ञानिकों ने चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसेल वेसल थे, जिन्होंने जीवों की उत्पत्ति के बारे में अपने व्यापक अध्ययन के आधार पर सिद्धांत दिए। देखते हैं आगे, बीगल का सफर और डार्विन का अनुभव। क्या बोला, बताया गया है बीगल का सफर और डार्विन का अनुभव। बीगल, सबसे पहली बात तो बीगल क्या है, बीगल है जहाज। बीगल किसको कहा जाता है, जहाज को कहा जाता है, ये किसी का नाम नहीं है, ये जहाज, मतलब जहाज को क्या कहा जाता है, बोला जाता है बीगल। ठीक है, बीगल का सफर मतलब बीगल का सफर और डार्विन का अनुभव, मतलब जहाज में डार्विन नामक वैज्ञानिक ने जब सफर किया तो उसका अनुभव किस प्रकार से रहा, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। बचपन से डार्विन प्राकृतिक घटनाओं एवं प्राणियों के आवास, व्यवहार आदि के संबंध में रुचि रखते थे और अपने आसपास के इनके विषय में जानकारी जुटाने में लगे रहते थे। उन्होंने आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व जीवों की विविधता एवं उस पर प्रकृति के प्रभाव से संबंधित जो अध्ययन किए, उससे वैज्ञानिक तथा सामाजिक सोच में व्यापक परिवर्तन आया।
तो सिंपल सी बात है, कई लोग जैसे होते नहीं है जी, बचपन से मालूम का तो उनका कोई लक्ष्य होता है कि मुझे इस तरह से बनना है या एक करना है। उसी प्रकार से बीगल का भी एक अनुभव था कि वो भी कुछ करना चाहते थे, मतलब किस तरह से वो प्रकृति के एक क्लोज थे, है ना। प्राकृतिक घटना में प्रकृति में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है ना। जीव के उनके आवास स्थान किस तरह से है, किस तरह से जीव विलुप्त हो रहे हैं, क्या आवास की कमी है, भोजन की कमी है, इन सब चीजों को क्या करते थे, वो जानकारी हासिल करते थे। ठीक है, तो वो जो है जानकारी हासिल करने के लिए वो कई जगहों पे गए भी। देखे आगे ये जो है जहाज के जरिए क्या किए, सफर भी किए। देखते हैं सन 1831 में डार्विन को इंग्लैंड से दक्षिण अमेरिका होते हुए पृथ्वी के कई महाद्वीपों की सैर करने का मौका मिला। डार्विन को कप्तान के साथी के रूप में HMS बीगल नामक जहाज में अन्वेषी यात्रा करनी थी। देखिए जो डार्विन है वो कहाँ से कहाँ गए। ठीक है, ये देखिए जैसे कि दक्षिण अमेरिका है, तो यहाँ से ऐसे होते हुए दक्षिण अमेरिका होते हुए कहाँ गया ये ठीक है, ये सुशांत महासागर से होते हुए, ठीक है, यहाँ पे किनारे में आया। उसके बाद में ये जो है क्या किया, इधर पृथ्वी का ऐसे इस तरह से सब क्या वो लगा है, पृथ्वी के कई महाद्वीप है ना, तो पृथ्वी की इस तरह से पूरा एक राउंड लगाते हुए वापस किधर आ गया, ऑस्ट्रेलिया में आ गया। कहाँ पे आ गया, ऑस्ट्रेलिया। देखिए यहाँ पे लिखा गया ऑस्ट्रेलिया में आ गया, और ऑस्ट्रेलिया से होते हुए फिर से कहाँ गया, ये दक्षिण अमेरिका में आ गया। तो इस तरह से ये जहाज के माध्यम से क्या किया, पूरी पृथ्वी में मतलब जितने भी महाद्वीप है उनमें चक्कर लगाया और जंतुओं के आवास स्थान, उनके रहन सहन के बारे में क्या किया, अध्ययन किया 1831 में। ठीक है, आगे देखते हैं। जिसमें नक्शा तैयार करना, इलाकों की खनिज संपदा और जैव विविधता का अध्ययन इत्यादि करना था। जहाज में रहने अध्ययन करने के कक्ष के अलावा एक अच्छा पुस्तकालय भी था। बीगल का सफर 27 दिसंबर 1831 से शुरू होकर 2 अक्टूबर 1836 में खत्म हुआ। मतलब पूरे 5 साल तक क्या हुआ, चला। ठीक है, पूरे 5 साल तक इनका जो सफर है, मतलब 5 साल तक, पूरे 5 साल तक ना जहाज में रहकर ही क्या किए, पृथ्वी के अलग अलग महाद्वीपों पर गए, उनमें उनका एक नक्शा तैयार किया। उनके जैव विविधता मतलब जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है, किस तरह से बांटा गया है, उनके बारे में पूरी जानकारी 5 साल के अंतर्गत क्या किया, ये एकत्रित किए। ठीक है, तो आगे देखते हैं डार्विन के अवलोकन, है ना, इसको अगले वीडियो में देखेंगे।